students, hope you all are good and revising properly. This is the last topic for this chapter. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. Jurisdiction. Now see, jurisdiction में जो इंडियन जुरिडिक्शन को या इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन को डिवाइड किया गया है वो 2 जुरिडिक्शन में डिवाइड किया गया है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन मैंने डॉट डॉट कर दिया है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अपीलिएट जुरिडिक्शन. अपीलिएट इसी को हिंदी में कहा जाता है अपील. जिसे आप अपील कहते हैं, इट इज अपीलियर. अपीलियर इन इंग्लिश, अपीलियर जुरिडिक्शन. स्पेलिंग यही होता है, इसका ध्यान रखेंगे. सो जुरिडिक्शन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. वन इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अनदर इज अपीलियर जुरिडिक्शन. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अपील नहीं होती है, समझिएगा. अपील का मतलब फॉर एग्जांपल आपने मम्मी से कहा कि मेरे को मार्केट जाना है या मेरे को कैंप में जाना है, स्कूल की तरफ से जा रहा है. तो मम्मी कहेंगी बेटा ऐसा है मेरी तरफ से तो ना हां ना तो ना है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके फादर जाने. तो आपका जो डिसीजन था या तो आपकी मदर ने कैंसिल कर दिया. कैंसिल करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे मम्मी का डिसीजन तो कैंसिल हो गई बट अपने डैडी से जुगाड़ लगाई जाए और स्कूल कैंप में जाया जाए. तो अब अपनी अपील रखेंगे, आप उनसे गुहार करेंगे किससे, अपने फादर से कि मेरे को कैंप में जाना है, सभी लोग जा रहे हैं, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. तो इसी तरह से आपने क्या किया, एक जगह से जब आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप कहाँ चले गए, आप दूसरी जगह चले गए. आप हायर अथॉरिटी पर, मम्मी से हायर अथॉरिटी आ गई ना, फादर वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, मम्मी हायर अथॉरिटीज होनी चाहिए. तो अभी क्या हुआ, फादर के पास जाकर क्या किए, फादर के पास जाके आपने बोला, अगर वहां से अप्रूवल मिल जाता है आपको तो आपकी बात बन जाएगी. तो वही चीज है, उसको बोलते हैं अपीलियर जुरिडिक्शन, जहां पे आप एक स्टेप से फर्दर सुपर पावर्स के पास जाकर अपने लिए क्या कर सके, जजमेंट की, जस्टिस की डिमांड कर सके. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोअर लेवल पे आपने जस्टिस की बात की पर वहां आपको जस्टिस नहीं मिला तो आप उससे एक स्टेप हायर लेवल पे जाएंगे और हायर लेवल पे जाके क्या करेंगे, जस्टिस की डिमांड करेंगे. वहां नहीं मिलता है तो और हायर लेवल पे जाएंगे और एकदम सुप्रीम मोस्ट सुपर कोर्ट तक, सॉरी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां तक पहुंच जाएंगे और जस्टिस की डिमांड करेंगे. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अपील नहीं होता है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अपील नहीं होता है, ये सिंगल जुरिडिक्शन होता है. इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं या फिर कहीं कहीं हाई कोर्ट्स का भी काम आता है. जैसे कि एक होता है ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन, तो मामला सीधे सुना जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में. अब इसमें केसेस कौन कौन से आते हैं, नोट्स में लिख भी रहा है. इसमें केसेस आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के बीच, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. तो वो केस कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में. कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में. कोई अपील की जरूरत नहीं, कोई किसी आपको सब कोर्ट्स में जाने की जरूरत है. आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम पावर ऑफ जुरिडिक्शन के पास जाएंगे, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट. अभी क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच. अब जो डिफरेंट स्टेट है, हो सकता है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या इनके जो मामले वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको लेकर कोई डिस्प्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन में. अब आते हैं ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन में. एक्चुअल में कॉन्करेंट जुरिडिक्शन के जो राइट्स है ना वो दोनों को ही मिले हुए हैं, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी. अभी क्या होता है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर, कहाँ पे, वो हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई की जा सकती है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी. ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. अगर उनको लेकर कोई केस है या उनको लेकर कोई डिस्प्यूट है तो ये कॉन्करेंट का मतलब आप पैरेलल ही समझ सकते हैं कि पैरेलली दोनों कोर्ट्स में चल सकते हैं. मतलब कि ये वाला केस जो मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई केस है, वो हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस जा सकते हैं इफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दे कैन डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट. तो इन ओरिजिनल का मतलब ही क्या हुआ, ये जुरिडिक्शन डायरेक्टली कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट. यहाँ किसी अपील की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम पावर से बात की है. अब सुप्रीम पावर से बात की तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें एक होता है सिंगल जुरिडिक्शन, जहां सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे.
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट होने का केस हाई कोर्ट में भी लिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी लिया जा सकता है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने के बजाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए इसे कहाँ रखा गया है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। अपीलियम में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अपीलिय तब होता है कि पहले हाई कोर्ट में ही प्रेजेंट करना होता है और तब सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो कि मैम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है कि फिर तो मैम ये अपीलिय हो गया, हाई कोर्ट से अपील कहाँ कर दी? सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये अपीलिय इसलिए नहीं है बच्चा लोग क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है। अगर सिर्फ हाई कोर्ट में जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अपीलिय ज्यूरिडिक्शन, बट it can go in high court than further in supreme court and also it can directly present in supreme court also। तो इसीलिए इसे ओरिजिनल में रखा गया, अपीलिय में नहीं। इसमें कौन से केसेस आते हैं? सेंट्रल जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच, स्पेशली वो आपको याद रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस जाएंगे। किसके जाएंगे? फंडामेंटल। अब आते हैं अपीलीय ज्यूरिडिक्शन। अपीलीय ज्यूरिडिक्शन में ये 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 132 में ये कहा गया है कि कोई भी हाई कोर्ट तक अगर केस पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका है? हाई कोर्ट तक केस पहुंच चुका है और हाई कोर्ट का डिसीजन ऐसे वैसे हाई कोर्ट का डिसीजन को भी चैलेंज करना इज नॉट अ बिग डील। हाई कोर्ट का डिसीजन भी छोटा डिसीजन नहीं होता है। हाई कोर्ट भी जो होते हैं वो बहुत, उनका डिसीजन भी बहुत सोच समझ कर मिलता है। तो अगर ऐसा फिर भी फील होता है किसी केस को लेकर, सेक्शन 132 में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा फील होता है किसी भी केस को लेकर कि जो हाई कोर्ट से जो जजमेंट दिए गए हैं इस पर्टिकुलर केस में, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्ट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब उसमें जो लिखा हुआ है उसमें इंटरप्शन हो रहा है, वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले को कहाँ पे अपील की जा सकती है? हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना इज नॉट एन इजी डील। आप इजीली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का वही पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट की पावर है। मतलब आप जहां एक नेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन कर रहे हैं, वहां आप एक स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन करना इज नॉट एन इजी डील। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और अपीलीय ज्यूरिडिक्शन में ये मेंशन है सेक्शन 132 में कि किसी भी हाई कोर्ट से अगर कोई डिसीजन लिया गया है और उस डिसीजन को लेकर ऐसा फील होता है तो उस की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्ट हुआ है, मतलब उस डिसीजन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की में जो लिखा हुआ है वो चीज फॉलो नहीं हुई है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्शन हुआ है, तो फिर उस केस को आप हाई कोर्ट से उसके लिए अपील कहाँ कर सकते हैं? उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है? अपीलीय ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, उसके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंच गया। अब हाई कोर्ट से भी अपील कहाँ पहुंचा सकते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में कहाँ पहुंचा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही सिविल केसेस होते हैं, डोमेस्टिक केसेस जो घरेलू होते हैं, पहले कहाँ जाते हैं? जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक कोर्ट्स, वहां जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो कहाँ जाते हैं? रीजनल कोर्ट्स में जाते हैं। मतलब देखिए छोटे से कोर्ट्स जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक कोर्ट्स होते हैं, घरेलू जो कोर्ट होते हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएंगे? रीजनल कोर्ट में जाएंगे, और फिर रीजनल कोर्ट से कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट में। और कभी कभी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट तक अपने जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रीजनल कोर्ट जाना ही है, अपने केस को वहाँ पे क्या करा सकते हैं? ट्रांसफर करा सकते हैं अपील देकर। तो अब हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब अगर हाई कोर्ट में भी किसी सिविल केस घरेलू मामले, इसमें एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी आता है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज भी आता है, डोमेस्टिक अब्यूज भी आता है, जो घरेलू हिंसा है वो भी आता है। इसके बाद डाउरी केसेस भी आते हैं। इसमें जो जितने भी डोमेस्टिक केसेस है वो किधर आ रहे हैं? सिविल केसेस में आ रहे हैं।
तो एक और चीज बच्चे कि इनिशियली ये मेंशन था कि सिर्फ वही सिविल केसेस सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए जाएंगे जिनका वर्थ 20,000 से ज्यादा होगा। जिन केसेस में वर्थ मतलब कि जिन केसेस जिनके ऊपर केस चल रहा है, जैसे फ्रॉडरी होता है, फ्रॉडरी मतलब लाइक कि इन्होंने मेरी संपत्ति का हड़प कर लिया या मेरी संपत्ति इस तरह से कुछ, तो या फिर डाउरी सिस्टम होता है, या फिर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने मेरे साथ ये इन्होंने मुझे ये ऑफर्स दिए थे, मैंने पे कर दिया और मुझे उसके लिए बेनिफिट्स नहीं मिले, तो उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी कि कोई भी केस जिस केस की वैल्यू वर्थ वैल्यू कितनी है, वेल्थ वैल्यू जो है 20,000 और मोर है, वही केस सुप्रीम कोर्ट तक अपील किए जा सकते हैं, बिलो देन हाई कोर्ट तक रह जाएंगे। ये इनिशियल था, बहुत पहले था, लेकिन इस जो लिमिट थी ना 20,000, इसको हटा दिया। any of the civil case now can bring up to the सुप्रीम कोर्ट। अब कोई भी सिविल केस कहां तक पहुंचाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर एकदम आप कहेंगे आपके जो लोकल कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट से होता हुआ कहां तक पहुंच सकता है अपील, सुप्रीम कोर्ट तक इन द सिविल केस, सभी में है ना। क्रिमिनल केसेस तो आप जानते हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज। अच्छा, क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक कब पहुंचेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या रीजनल कोर्ट है, उन्होंने क्या किया हो, उन्होंने तो क्रिमिनल को रिलीज कर दिया, बाइज्जत बरी, आपने सुना होगा मूवीज में, बाइज्जत बरी कर देना, बाइज्जत बरी कर दिया हो, लाइक उनको क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया क्रिमिनल को। लेकिन हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दिया। समझिए, रीजनल कोर्ट ने क्या किया, या सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें वो फैसला चल रहा था कोई क्रिमिनल केस को लेकर, तो उस क्रिमिनल को, भाई क्रिमिनल केस है तो ऑब्वियसली वो ही और शी विल बी क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने तो रिलीज कर दिया था, उन्होंने तो माफी दे रखी थी, उन्होंने तो बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन ऑपोजिट पार्टी ने वो केस हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया, और हाई कोर्ट ने उस क्रिमिनल को क्या किया, उस क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे दिया। तो अभी क्या है, अब ये दो अलग अलग केसेस हो गए, एक जगह से आप बिल्कुल कंप्लीटली रिलीज हो रहे हो और एक जगह आपको डेथ पेनल्टी मिल रहा है, तो इस तरह के केसेस कहाँ पहुंचाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुंचाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ ये भी हो सकता है, ऐसा क्रिमिनल केस भी पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट ने क्या किया हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के केस को हियर किया और उसको ऐसा फील हुआ हो, जैसे हाई कोर्ट में कोई केस चला है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, सबऑर्डिनेट से अपील होते हुए कहाँ पहुंच गए, हाई कोर्ट तक पहुंच गए, और हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, और हाई कोर्ट खुद ये फील करे कि दिस पर्टिकुलर केस, दिस पर्टिकुलर मैटर शुड मूव फॉरवर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। कहां तक पहुंच जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए। तो उस दौरान उस केस में क्या होगा, वो खुद क्या कहेंगे कि उस केस को ट्रांसफर करने के लिए कहेंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उस केस की अपील कहां तक पहुंच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद अगर हाई कोर्ट डिक्लेयर, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से सुना जाना चाहिए, तो डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि सब ऑर्डिनेट, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का केस अपील होते होते कहां पहुंच गया था, हाई कोर्ट में, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने उसकी कोई डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन अपील होके कहां पहुंच गया था, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दिया था। तीन केसेस, पहला सबऑर्डिनेट ने रिलीज कर दिया, हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। पहला केस कहां जा सकता है, इस केस में केस सुप्रीम कोर्ट तक। दूसरा, अगर हाई कोर्ट को ये फील होता है कि जिस सब ऑर्डिनेट कोर्ट का वो केस वो सुन रहे थे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बाद होता हुआ जब हाई कोर्ट तक पहुंचा था, वो जिस केस को सुन रहे थे उस केस को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डील किया जाना चाहिए, तो वो केस कहां पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड है कि जब कभी भी सब ऑर्डिनेट का केस, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा था और वो डिसीजन प्रॉपर नहीं हुआ था और वो कहां तक पहुंच चुका है, हाई कोर्ट तक, तो उस केस को भी कहां ले जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक। मतलब कि कोई भी क्रिमिनल केस कहां तक ले जा सकता है, अपील कर भी कहां तक पहुंच सकता है, अप टू द सुप्रीम कोर्ट। अब आता है स्पेसिफिक केस, जो भी केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस में नहीं आते हैं, वो सारे केसेस किस में आते हैं, स्पेसिफिक केसेस में आते हैं, स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, और इन सभी के लिए अपील कहां तक पहुंचाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील पहुंचाई जा सकती है। ये था ज्यूरिडिक्शन। अब आते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गिव स्पेशल ऑर्डर अपील। देखिए, स्पेशल ऑर्डर अपील में क्या होता है कि अंडर सेक्शन 136, इसके लिए लिखा है कि अंडर सेक्शन 136
जो हाई कोर्ट के डिसीजन है या ट्रिब्यूनल, जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के जो कोर्ट होते हैं, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के जो डिसीजन हैं, उन डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुनने के अधिकार किसको होते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। तो स्पेशल ऑर्डर अपील से भी हाई कोर्ट के खिलाफ भी अपील सुनने के अधिकार है, तो ये स्पेशल ऑर्डर अपील में आता है। एक और चीज ध्यान रखेंगे इसी में, स्पेशल ऑर्डर अपील में, कि मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं, मिलिट्री, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनने के प्रोविजंस नहीं है, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती है, मिलिट्री कोर्ट्स सेपरेट रहेंगे। नाउ एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऐसा है कि जैसे प्रेसिडेंट है, तो कोई एक नेशनल केस है या फिर कोई नेशनल पॉइंट है, नेशनल मैटर है, कोई एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, केस नहीं कह रहे हैं, कोई भी एक ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो राष्ट्रीय मुद्दा या नेशनल पॉइंट बन चुका है, और प्रेसिडेंट को ये फील होता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या लेना चाहिए? एडवाइस देना चाहिए। तो ये पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 143 कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट एडवाइस सीख करते हैं तब भी और बिना सीख किए भी, मतलब सीख मतलब अगर वो एडवाइस मांगते हैं तब भी, सॉरी फॉर दैट, अगर वो एडवाइस मांगते हैं तब भी और एडवाइस नहीं मांगते हैं तब भी, तो दोनों ही दौरान क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को कर सकते हैं इन द केस ऑफ एनी नेशनल पॉइंट, इन द केस ऑफ एनी नेशनल इशू, किसी भी नेशनल इशू में या पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, प्रेसिडेंट के एडवाइस मांगने पर भी एडवाइस कर सकते हैं और बिना मांगे भी एडवाइस दे सकते हैं। बट टू recognize that advice या to follow that advice is solely dependent on president। अब उस एडवाइस को फॉलो करना है या नहीं, ये solely किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रेसिडेंट पे। अब आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट आता है या जुरिडिक्शन आता है तो ये आ चुका है, हाउ सुप्रीम कोर्ट विल बी टर्म्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड हाई कोर्ट में भी सेम थिंग, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे कहा गया इनको। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एज अ प्रूफ रखा जाता है, सुप्रीम अथॉरिटी पे सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने, मैंने शायद एक दिन किसी दौरान बता भी दिया था कि दो पार्टीज है, पार्टी 1 एंड पार्टी 2, इन दोनों के बीच कोई केस चल रहा है और अपील होते होते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सब अलग अलग कोर्ट्स ने डिसीजन दिए थे, लास्ट क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, डिसीजन आया था फेवर में किस पार्टी के? पार्टी 2 के, लेकिन पार्टी 1 के नहीं आया था, डिसीजन किसके फेवर में आया था? पार्टी 2 के। और पार्टी 1 क्या करती है? कुछ सालों बाद फिर से वही केस किसी कोर्ट में पार्टी 2 के अगेंस्ट फायर कर देती है ना। तो जब वो केस दोबारा फायर हो जाता है तो पार्टी 2 एविडेंस की तरह दिखा सकती है, या जो कोर्ट में तो भाई मेंशन रहेगा ना रिकॉर्ड में कि इस केस में किसके फेवर में डिसीजन आया था? पार्टी 2 के। तो एज अ कैसे दिखाया जाता है? एज अ डिसीजन, एज प्रूफ, इनके डिसीजन का एज प्रूफ। फिर वो केस क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस केस में क्या दे चुके हैं? अपना डिसीजन दे चुके हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी यूज करके किसी भी कल्प्रिट को पनिश कर सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल को पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है चाहे फिर वो कितनी भी निंदा हो जाए, अगर कोई ऐसी, जैसे ये निर्भया वाला कांड है जो स्पेशली सबसे ज्यादा फेमस भी रहा है, और यहाँ पर जिस पर्सन को बार बार बोला जा रहा था कि ही वॉज इनोसेंट, मौजूद ही नहीं था, इवन ये तक कहा जा रहा था कि मौजूद ही नहीं थे एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी, या ऐसे कई सारे केसेस होते हैं। तो उस दौरान अगर उनके पास प्रूफ है, प्रूफ होने के साथ, एविडेंस होने के साथ, या जो विक्टिम है जिसके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, या कोई भी वो उस चीज का सर्वाइवर रहा है उसमें, या फिर उसने सर्वाइव किया है वहां से निकलकर, और उसने उसका क्या दे दिया है? उसका एविडेंस दिया है या फिर उसके खिलाफ गवाही दी है, तो उस केस में क्या होगा? कोर्ट के पास तो सारे सबूत मौजूद हैं। अब चाहे कोई कोर्ट की, पहली बात तो कोर्ट की निंदा करने कोई टेंसेस है, आप निंदा नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूज करके, चाहे कुछ भी हो, उपहास हो या उसके साथ उसकी निंदा हो, उसके बावजूद वो किसी भी कल्प्रिट को पनिश कर सकते हैं अगर उन्हें पनिश किया जाना है तो।
क्योंकि उनके पास सारे राइट्स हैं किसी भी कल्प्रिट को डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने का। भले ही लोगों की नजर में वो इनोसेंट हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ये फील होता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फैसले नहीं देती है, तो अगर उनको ऐसा फील होता है कि he or she should be punished with death penalty या life imprisonment या को जो भी सजा होनी चाहिए, so सुप्रीम कोर्ट कैन यूज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी यूज कर सकते हैं और उनके प्रूफ को, उनके डिसीजन को एज अ प्रूफ रखा जाता है। नाउ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है, आपसे आपके मौलिक अधिकार छीनने का जो मतलब अधिकार है वो किसी को नहीं है। नो वन कैन सीज, नो वन कैन वायलेट योर ओन फंडामेंटल राइट्स, जो हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर स्त्री पुरुष वर्ग को मिला हुआ है। मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार सभी को बराबरी से मिले हुए हैं और जिन्हें छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है, तो आप उसके लिए भी अपील कहां तक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। तो फंडामेंटल राइट्स को बचाने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, देखिए ये लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू में ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ अथॉरिटीज प्रोवाइडेड है और इस अथॉरिटीज में क्या होता है कि जो लॉ है, देखिए जुडिशियल आपके जो पार्लियामेंट हाउसेज है वहां पे लॉ बनते हैं। अब उन लॉज को रिव्यू करने का कि ये लॉ सही है या नहीं, या ये लॉ इसी तरह से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं या नहीं, उन पर रिव्यू देने का होता है ना, किसी वीडियो पे रिव्यू देते हैं या किसी पॉइंट पे रिव्यू देते हैं, तो उस पे रिव्यू देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। साथ ही साथ किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और ऐसा फील होता है सुप्रीम कोर्ट को व्हाइल मेकिंग द लॉ, व्हाइल फ्रेमिंग द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में नहीं रख के लॉ बना दिया गया है, तो उस लॉ को क्या करने का, रिजेक्ट करने के प्रोविजंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उस लॉ के बारे में अपना रिव्यू और उस अपने सजेशन साथ साथ उसे कैंसिल करने के भी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश। एक जल्दी क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट जो पूरे नेशन के लिए होती है, किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स। हम 1 2 3 से ही पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। अब आती है बात लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस के मेंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, लोअर हाउस फॉर्मेशन कैसे होता है और लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 होती है, कैसे इसके ये डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इनका टेन्योर 5 इयर्स है, इनकी पावर्स क्या है, ये हमें पढ़ना है। फिर आते हैं हम अपर हाउस, राज्यसभा, इनके लिए एज 5 इयर्स ज्यादा है, बाकी सारे लोकसभा जैसे क्वालिफिकेशंस हैं, तो 30 इयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन से होती है, ये परमानेंट हाउस होता है, इसमें 1/3 मेंबर, टेन्योर 6 होता है, लेकिन 1/3 मेंबर हर 2 इयर्स बाद क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पहला पॉइंट है और यही थर्ड ऑर्गन है पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से मिनिमम कोटा से होता है, जो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं, इमरजेंसी और नॉर्मल में भी डिफरेंट पावर्स हैं, वो पढ़ने हैं हमको। उसके बाद हमको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, क्या पावर्स होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, स्पेशल पावर क्या होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर केस ऑफ टाई होता है तो वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट का भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन उनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है, वो चेयरमैन भी होते हैं। और लोकसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लीडर होते हैं।
और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या है ये पढ़ना है हमको। फिर पढ़ना है जुरिडिक्शन, जुडिशरी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। और साथ ही साथ जुडिशरी या जुरिडिक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओरिजिनल या फिर कॉन्करेंट। ओरिजिनल या फिर अपीलीय, ओरिजिनल के भी फर्दर पॉइंट्स हैं, फर्दर डिवीजन है, कॉन्करेंट एंड सिंगल, अपीलीय के फर्दर इनके डिवीजन है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर्स है। अब आ जाते हैं मेन, आपको पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कोई 2 टॉपिक आएंगे कन्फर्मली, 2 आएंगे चॉइस में। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पॉइंट्स में लिखना है सब हेडिंग्स। आपको इसको पढ़ते वक्त करना क्या है, आपने ये पढ़ लिया होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे स्मार्ट है, दैट्स वेरी ग्रेट। अब आपको करना क्या है, अब आप मेरे कहने से एक काम करेंगे, अब आप एक कॉपी लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग, फिर उसके सिर्फ सब हेडिंग्स, आपने पढ़ लिया ना, उसके सिर्फ सब हेडिंग्स लिखेंगे, पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, आप सब हेडिंग्स लिखेंगे, तभी आप नोटिस करेंगे 4 to 5 पेजेस फिल हो गए आपके और ज्यादा। कैसे लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, ऑर्गन, पहला ऑर्गन क्या है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की सब हेडिंग क्या है वो लिखेंगे, ऐसे करके सब हेडिंग। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सब हेडिंग्स क्या, पावर्स है, क्वालिफिकेशंस है, पावर्स एज लोकसभा लीडर है, ये सारी चीजें लिखेंगे। आप सिर्फ हेडिंग्स लिखेंगे, पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। हेडिंग्स आपको याद करने हैं और उनके हेडिंग्स के अंदर कंटेंट क्या है वो आपको नोट से पढ़ना है। हेडिंग्स लर्न होते ही चैप्टर आपका फिनिश है, और आपको हेडिंग्स लर्न करना जरूरी है, और आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद मैं शुरू कराऊंगी इकोनॉमिक्स, आप तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा रिवाइज कर लेंगे, बीच में किसी एक ही दिन में स्टेट गवर्नमेंट लेकर उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करके स्टेट गवर्नमेंट को भी फिनिश करा दूंगी। और हमारा जो इसके बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं दैट इज फॉर इकोनॉमिक्स, एंड सो प्लीज कीप स्टडिंग। गुड लक।